आज के शो में। क्या मिनी बजट से महंगाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हुकूमती दावों की हकीकत क्या? ऑपोजिशन मिनी बजट रोकने में क्यों नाकाम रही? स्टेट बैंक तरमीमी बिल क्या मुल्क की खुद मुख्तारी दांव पर लगा दी गई? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। मिनी बजट और उसके साथ साथ बिलखुसूस स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। समझने की कोशिश करेंगे जो गवर्नमेंट ने अब जो बिल सामने आया है इसके अंदर जो मुख्तलिफ पैराज हैं इसकी रोशनी में किस तरह खुद मुख्तारी स्टेक पर लग रही है। इन एक्चुअल कौन कौन सी जो ऐसी टर्म्स हैं जो कि बहुत वेग हैं, हम उनको समझने की कोशिश भी करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन इस पर जो बयानात आ रहे हैं मुसलसल नाज़रीन, पहले आपको थोड़ा सुना देते हैं। इस पर आज गवर्नमेंट की तरफ से हम्माद अज़हर साहब ने जो बात की है, लेट्स हियर दिस फर्स्ट के हम्माद अज़हर साहब क्या कहते हैं, फिर आपको ऑपोजिशन की बात भी सुनाते हैं। लेट्स हियर दिस ब्रीफली, क्या कहा है हम्माद अज़हर साहब ने, लेट्स हियर दिस। में वफाकी हुकूमत हदायत देती थी स्टेट बैंक को, उस क्लॉज को मुस्लिम लीग नून ने चेंज कर दिया और कहा कि अब वफाकी हुकूमत नहीं, अब आपका बोर्ड वो हदायत आपको देगा, हम वो ताकत जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। ये कानून का इन्होंने हिस्सा 2015 में नून लीग ने बनाया। और हमने क्या कहा? हमने कहा कि तमाम बोर्ड जो है वो वफाकी हुकूमत अपॉइंट करेगी। तो अब आप खुद फैसला कर लें कि किसने आजादी पे जरब लगाने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा है, जी अगर हम सुन सकते। अंधेरों तकरीबन 11:30 बजे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बेल हाउस से ज़बरदस्ती पास करवाया गया, गिनती नहीं करवाया गया, हमारा अमेंडमेंट्स को सुनाई नहीं गई और इतना बड़ा हमला पाकिस्तान की मुआशी तारीख में नहीं हुआ जो रात के अंधेरे उस मिनी बजट के वक्त हुआ था, जहां हमारा हुकूमत के हाथ बांधे गए, पार्लियामान के हाथ बांधे गए, का हाथ बांधे गए। हमारा पाकिस्तान का स्टेट बैंक को पार्लियामान से अब जवाबदेह नहीं होगा, हमारा का जवाबदेह नहीं होगा, हमारे अवाम से जवाबदेह नहीं होंगे और वो IMF के कहने पे, आलमी इदारों के हुक्म पे। और इसी तरह शाहिदा खान अब्बासी साहब ने भी इस पर गुफ्तगू करी। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने तो इसको बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से कर दिया है, अपोजिशन क्या कह रही है ये आपको सुनवा रहे हैं। शाहिदा खान अब्बासी साहब ने जो कहा है, लेट्स हियर दिस आल्सो। अब मुल्क के अंदर महंगाई कितनी होगी, उसके क्या असरात होंगे मईशत पर, यह मामला हुकूमत से निकल कर अब स्टेट बैंक के पास चला गया है। यानी अगर हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ देना चाहे, स्टेट बैंक उसको रोक सकता है, स्टेट बैंक उसके असर को ज़ायल कर सकता है। तो आज पाकिस्तान की अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों। तो नाज़रीन ये आपने शॉर्टली सुना है कि स्टेटमेंट्स क्या आ रही हैं। मेरे साथ खुरम दस्तगीर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा। खुरम साहब आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में और समझने की कोशिश भी करेंगे। खुरम साहब आपकी ग्रिप भी है कॉमर्स पे और मामलात पे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी टर्म्स वेग हैं। हमें पता है अब ये जिस तरह पास भी हो गया, आगे भी शायद क्या रास्ता होगा सियासी तौर पर समझेंगे। मैं 1956 का जो स्टेट बैंक एक्ट था वो भी सामने रख के बैठा हूँ, उसका जो प्रीएम्बल था मैं अगर थोड़ा सा पढ़ दूं, इसमें लिखा था कि वेयरएज इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट बैंक टू रेगुलेट द मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एंड टू फॉस्टर इट्स ग्रोथ in the best national interest with a view to securing monetary stability and fuller utilization of the country's productive resources। अब इसमें इन्होंने जो 4B जो ऑब्जेक्टिव्स डाल दिए हैं अमेंड करके एक्ट में, तो इधर इन्होंने इंसर्ट एक लफ्ज़ कर दिया डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इसका अभी शाहिदा खान साहब जिक्र भी कर रहे थे कि महंगाई कंट्रोल होगी। मैं आपसे भी समझना चाहूंगा इस बात को, क्योंकि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव स्टेट बैंक ने जो इस बिल में डिफाइन हुआ है प्राइस स्टेबिलिटी, उसके बारे में उसको डिफाइन इस तरह किया गया है कि प्राइस स्टेबिलिटी मींस द मेंटेनेंस ऑफ लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन गाइडेड बाय गवर्नमेंट्स मीडियम टर्म टारगेट इन्फ्लेशन रेट। अब इसमें खुरम साहब मुझे ये समझ में नहीं आया कि लो स्टेबल इन्फ्लेशन से असल मुराद क्या है। ये मीडियम टर्म इन्फ्लेशन रेट सेट कौन करेगा? पार्लियामेंट सेट करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेट करेगी, गवर्नमेंट सेट करेगी। अच्छा, ये जो कोर इन्फ्लेशन से लिंक्ड होगा, CPI से लिंक्ड होगा, SPI से लिंक होगा, होलसेल से लिंक्ड होगा, इसका मैट्रिक क्या होगा? इसी तरह से ये कितना मीडियम टर्म है, यानी मीडियम टर्म 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, ये नहीं पता। और अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस टारगेट को अचीव नहीं करता है तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? आप पार्लियामेंटेरियंस करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगी, इमरान खान साहब यानी जो भी वज़ीर आज़म होगा वो करेगा,
नवाज शरीफ साहब जो भी वज़ीर आज़म होता है वो करेगा, कौन करेगा अकाउंटेबिलिटी कि आपने टारगेट अचीव नहीं किया है? खुर्रम साहब, आपको समझ में आता है ये मामला इसमें? जी, मुझे जो चीज समझ नहीं आती वो एक बड़ा मामला है, और वो ये है कि वो कौन सी बीमारी है जिसका इलाज इस नई कानून साजी के जरिए किया गया है। वो कौन सा क्राइसिस था, वो कौन से बहरान उठ रहे थे हुकूमत की इकोनॉमिक मैनेजमेंट में, जिसका हल जो है इस बिल के जरिए पेश किया गया है। और जब आप ये सवाल पूछते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि कोई ऐसा बहरान नहीं था, कोई ऐसी बीमारी नहीं थी। ये सिर्फ IMF की तरफ से एक कंडीशन है उस $1 अरब को हासिल करने के लिए। तो लिहाजा IMF की गुलामी में जब आप झुकेंगे गैर के आगे, ना तन तेरा ना मन। जो लार्जर इशू है वो ये है कि हुकूमत के पास, अगर आपके नाजरीन के लिए मैं एक्सप्लेन कर पाऊं, मुआशी पॉलिसी के दो बाजू होते हैं, जिस तरह आपके और मेरे दो बाजू हैं। एक बाजू है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें इंटरेस्ट रेट है, जिसमें डिवैल्यूएशन है, जिसमें बैंकों की यानी जो मालियाती निजाम है उसकी रेगुलेशन है। दूसरा बाजू जो है वो है फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन है, सब्सिडीज हैं, कहां डेवलपमेंट के पैसे खर्च करने हैं। यहां IMF की डिमांड ये थी, जिसके आगे हुकूमत ने घुटने टेक दिए, कि ये जो मेरा बाजू है ना जी मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसके जरिए आप इंटरेस्ट रेट सेट करते हैं, आप मालियाती निजाम को रेगुलेट करते हैं, आप पैसे की कीमत डिटरमिन करते हैं, वो बाजू हुकूमत ने काट कर एक अलहदा ही जजीरा बना दिया है। और जब आप इसको पढ़ते हैं, इस कानून को जो नया पास हुआ है, वो जजीरा वो है स्टेट बैंक, जो खुफिया मालूमात पार्लियामान को देने का मजाज नहीं है, लेकिन बैनुल-अक़वामी इदारों को देने का मजाज है। तो यहां इशू इसीलिए बार बार सॉवरेनिटी का क्रिएट हो रहा है कि जब आप एक ऐसा कानून पास करते हैं जो बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, हुकूमत के जो मुख्तलिफ उसके ऊपर कंट्रोल थे, मतलब एक कंट्रोल स्टेट बैंक के ऊपर यह था कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी बोर्ड जो है वो डिटरमिन करता था कि मीडियम रेट इन्फ्लेशन क्या टारगेट कर रहे हैं, किस तरह आगे लेकर चल रहे हैं। और वहां चूंकि दोनों पॉलिसीज जो है, दोनों बाजू इकट्ठे होकर इस पर एक्ट करते थे, तो हुकूमत अपनी पॉलिसी लेकर आगे चलती थी। यहां अब चूंकि वो मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी बोर्ड ही खत्म कर दिया गया है, जिसके जरिए स्टेट बैंक की आप समझे माहाना तौर पर से कोई ना कोई आकर जवाबदेही होती थी हुकूमत के सामने, अब वो खत्म हो गया है। पार्लियामान के सामने वो बाउंड थे कि वो साल में 4 दफा अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, हर सेमाही के बाद, कुछ अरसे बाद जब उनके नंबर्स फाइनल हो जाए तो वो सेमाही रिपोर्ट, अब वो सेमाही की बजाय 6 माही हो गई है। और 6 माही की भी प्रैक्टिकली मतलब ये है कि एक दफा 6 माह की रिपोर्ट आएगी और फिर एक दफा एनुअल रिपोर्ट आएगी। तो पार्लियामान के पास जो टाइमली इंफॉर्मेशन आती है स्टेट बैंक से, उसका क्वांटम घट जाएगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। तो लिहाजा पार्लियामान के मेंबरान के पास वो इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं होगी जिसके तहत वो कर सकें। इसी तरह जो सबसे अजीब बात जिसे कहते हैं ना जी सॉवरेनिटी क्या होती है, खुद मुख्तारी क्या होती है, वो ये है कि स्टेट बैंक के बारे में कानून साजी करने से पहले हुकूमत को इस बार में पाबंद किया गया है कि वो स्टेट बैंक से मुशावरत करे। अब देखिए, मैं इस पे बहुत मोतरज हूं कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होने के नाते जो एतमाद और मैंडेट पाकिस्तान के शहरियों ने मुझे दिया है, जो लेजिस्लेशन हम करना चाहते हैं, जो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी है, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी है कानून साजी के बारे में, उस कानून साजी के ऊपर भी कदगन लगा दी। और फिर जिस तरह आजकल इमरान खान साहब NRO बांट रहे हैं, नैब के ऑर्डिनेंस में अपने आप को NRO दिया, फिर अभी ये जो स्टेट बैंक का कानून है जो हम डिस्कस करें, उसके अंदर स्टेट बैंक के गवर्नर को, डिप्टी गवर्नर्स को, तमाम को एक NRO दे दिया गया है कि उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, कि जनाब उनके ऊपर कोई लॉ सूट नहीं होगा, उनके यानी फैसलों के नतीजे के में अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है उसके ऊपर भी कोई लॉ सूट नहीं हो सकता, किसी अदालत में वो जवाबदेह नहीं है। तो इश्यूज बड़े गंभीर हैं कि अगर हुकूमत का एक बाजू कट गया है मुआशी पॉलिसी के बारे में, जो मॉनेटरी जो मालियाती बाजू था वो काट कर हवाले कर दिया है, और अभी तक हमें नहीं समझाया गया कि इस लेजिस्लेशन की जरूरत क्यों पेश आई। क्योंकि एक बात जो बार बार कहते हैं हुकूमत वाले कि देखें जी लेजिस्लेशन में लिखा है कि हुकूमत जो है वो स्टेट बैंक से पैसे बोरो नहीं कर सकती, और हमने 2 साल से बोरो नहीं किए। लेकिन सफान खान साहब, आपके नाजरीन को समझ आनी चाहिए कि अगरचे हुकूमत ने स्टेट बैंक से पैसों बोरो नहीं किए, इसका मतलब यह है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर अब
कैद में है कमर्शियल बैंकों के, जो मुस्तकिल स्टेट बैंक के रेट से ज्यादा 2% के ऊपर उसे कर्ज दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो असल मकसद था, अगर एक बात अच्छा एक ब्रेक हमें मुख्तसर से लेनी है, मुझे ब्रेक के बाद वापस आना है। मैं आपसे ये गुफ्तगू जारी, दस्तगीर साहब नाज़रीन साथ मौजूद हैं, बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है। इसको हम सिर्फ सियासत से नहीं बल्कि इसको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं फैक्चुअली कि अपोजिशन इसको किस तरह देख रही है, और सवालात भी होंगे इस बिल से मुताल्लिक, कुछ और पैरास से मुताल्लिक। हमारे साथ रहेगा इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में नाज़रीन कुछ अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, मैंने बात की थी। मैं इंटरनेशनली, क्योंकि बार बार हुकूमत कह रही है कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है, तो जिस तरह हम कह रहे थे, मैं जो सवाल उठाया था कि ऑब्जेक्टिव सेट कौन करेगा। मैंने भारत के सेंट्रल बैंक का देखा, मैं न्यूजीलैंड के जो रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड है उसके असिस्टेंट गवर्नर की एक स्पीच है डेविड आर्चर की IMF.org वेबसाइट पर पढ़ी है, वो देख रहा था। उसका मैंने ट्रांसक्रिप्ट निकाला था जिसमें लिखा था कि द एक्ट रिक्वायर्स द गवर्नर एंड द ट्रेजरर to negotiate and agree a policy target agreement, PTA जिसको वो कहते हैं, effectively a contract providing the governor with to use the jargon of management consultant his key performance indicators। यानी हुकूमत एक एग्रीमेंट करती है वहां के बैंक के साथ कि आपको ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जो आपको मीट करने हैं, फिर उस बुनियाद पर उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। वंस द PTA is signed, the governor is free to implement monetary policy without further reference to or instruction for the government। लेकिन टारगेट हुकूमत डिफाइन करती है, यहां पर तो वेगली बड़ा मामला हुआ। दूसरा जो बात की है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में कि द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम विदाउट प्रेजुडिस टू द बैंक्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो मैं खुर्रम साहब आपकी लीगल नॉलेज मुझसे ज्यादा है, पार्लिमानी सियासी हल लिहाज से माशी नॉलेज, मुझे जो लफ्ज है विदाउट प्रेजुडिस टू द बैंक्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यानी क्या स्टेट बैंक ये बिल ये कह रहा है कि जो स्टेट बैंक है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग को ही करता रहेगा, अगर सैक्रिफाइस करनी पड़े स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम उसके बावजूद भी करता रहेगा, और वो इन्फ्लेशन के पीछे लगा रहेगा, बस यही होगा फिर, यानी हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं होगा इस मामले में। यही IMF ने हुकूमत पाकिस्तान पर थोपा है जी, उसको फोर्स किया है, उसके घुटने टेके हैं हुकूमत ने इमरान खान साहब की। देखिए इन्फ्लेशन, महंगाई, आपको मालूम है कितना बड़ा बहरान है पाकिस्तान का इस वक्त। आपको फूड इन्फ्लेशन जो है वो मुस्तकिल 10% से ऊपर है पिछले 2.5 साल से। अभी लास्ट महीने के जो नंबर्स हैं वो भी 12% से ऊपर महंगाई थी पाकिस्तान में, डबल डिजिट की। तो पाकिस्तान, और जो खास तौर पे पाकिस्तान के गरीबों के लिए जो 51 सबसे अहम चीजें हैं उनकी महंगाई तो 22% है ईयर ऑन ईयर। तो महंगाई का बहुत सवेयर बहरान है, और ऐसे वक्त पर है जब हुकूमत को हम कह सकते हैं कि अब नाकाम है किसी भी तरह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। स्टेट बैंक की ये ऑटोनॉमी जो है, ये जिसमें महंगाई को टारगेट किया गया है, एक ऐसा स्टेट बैंक जिसने अपने एक्शन से महंगाई को फरोग दिया है, ऐसे गवर्नर जिन्होंने अपने एक्शन से फरोग दिया है, अगर उनको हम ये हवाले कर दें कि जनाब मुल्क में आग लग जाए लेकिन आप इन्फ्लेशन, आपका टारगेट इन्फ्लेशन कंट्रोल है, और फिर वो कर ना पाए। अगेन मैं आपके नाज़रीन की समझ के लिए कहना चाहता हूं, देखिए स्टेट बैंक के पास सबसे बड़ा हथियार जो होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल का, उनके ख्याल में वो है इंटरेस्ट रेट, कि किस रेट के ऊपर जरे सूद जो है वो देते हैं। अब दुनिया के बाकी ममालिक, न्यूजीलैंड में या दूसरे ममालिक में, चूंकि कंज्यूमर फाइनेंस का पूरा सेक्टर मौजूद है जहां लोग घर लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, रेफ्रिजरेटर लेते हैं, तो लिहाजा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो ये चीजें खरीदना बंद करते हैं और उससे महंगाई कंट्रोल होती है। पाकिस्तान में बैंकों से कर्जे सिर्फ 2 लोग लेते हैं, हुकूमत या इंडस्ट्रियलिस्ट। इसका मतलब यह है कि आप जितना मर्जी इंटरेस्ट रेट बढ़ा लें, पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल नहीं होती। तो इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में महंगाई के कंट्रोल का औजार नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका ये इफेक्ट है। अब अगर आप स्टेट बैंक को दे दें, और जिस तरह इन्होंने किया भी है, ये नहीं कि इन्होंने कोशिश नहीं की, इन्होंने अपने पहले साल में जब 13.25% इंटरेस्ट रेट किया, पाकिस्तान में हॉट मनी आया, हॉट मनी गया, और पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो परेशान थे। हुकूमत के जो कर्जों की शरह थी, आप देखिए ये एक बहुत अहम पॉइंट है कि जब हुकूमत जो है वो सबसे बड़ी बोरोवर है कमर्शियल बैंक से, और कमर्शियल बैंक्स ने रेट वो देना है जो उनको स्टेट बैंक देता है। इसका मतलब ये कि अगर स्टेट बैंक ये फैसला करता है इंडिपेंडेंटली का, जी बड़ा खुद मुख्तार है, कि हमने इंटरेस्ट रेट रेज कर देना है, तो पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक डेट है
जो इस हुकूमत के दौर में डबल उसकी सालाना हो गई हैं, तो पाकिस्तान का ऑलरेडी कर्जा आउट ऑफ कंट्रोल है, वो मजीद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। स्टेट बैंक ये कहेगा जी हमें क्या कर्जे से, आप कर्जा ले रहे, हमसे पूछ के तो नहीं ले रहे, लेकिन हमारा तो मकसद है इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो यहां ये जो खुद मुख्तारी है, जिसका नाम खुद मुख्तारी है, असल में ये धोधारी तलवार है जिससे पाकिस्तान की सरकार के का बाजू में काट दिया गया है। खुर्रम साहब मुझे बताएं, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि आप जैसे मैं एक हेल्पलेस हूं, मैं आके यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा हूं, अवाम भी हेल्पलेस है इस पर, तो सर ऑपोजिशन भी, तो आप लोग भी हेल्पलेस ही नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि जब भी ऐसा कोई बिल आता है, मामला पास होता है, आप लोगों का बयान फिर ऐसा आता है कि बेसाखियों के सहारे फोन कॉल आ गई, जो अलाइड पार्टीज थी उनको फोन कॉल्स आ गई, ये आ गया। तो इसका मतलब अगर फोन कॉल ही आने और अगर इसी तरह निजाम चल रहा है, तो फिर आपका बोलने से, हमारे यहाँ आवाज उठाने से, आपकी फिक्र करने से आप में और हम में फर्क क्या है? फिर खुर्रम दस्तगीर साहब, आप ऑपोजिशन में हैं, हम या मीडिया में हैं, एक आम आदमी जो कंसर्न है सिर्फ कंसर्न ही का इजहार कर सकते, रोक तो नहीं सकते इसके सफर को, इसका मतलब ना सेनेट में भी नहीं रोक सकते इसका मतलब। जी हम ऑपोजिशन है ही इसीलिए कि हमारे पास ऐवान में अक्सरियत नहीं है, और वो अक्सरियत जो इमरान खान को दिलाई गई है वो मसनूई है, वो फोन कॉल के जरिए है, वो एक बेजोड़ अज़ा का मजमुआ है। लेकिन जाहिर है हमारे पास, हम ऑपोजिशन, अगर हमारे पास नंबर्स होते तो हम हुकूमत में होते, हम ऑपोजिशन ना होते। लेकिन खुर्रम साहब हमारा काम ये पैटर्न तो नहीं, मैं माज़रत आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप ये मुझे बताएं, ये पैटर्न तो नहीं बन गया है खुर्रम दस्तगीर साहब के अभी खैर हमें इलेक्शन होते हैं बल्दियाती, तो वहां पर हम कहते हैं कि फोन कॉल नहीं आती, न्यूट्रल हो गया सब, जब पीटीआई हार जाती है, फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑपोजिशन कहती है कि ये जो है इस वक्त सपोर्ट हासिल है, इनको फोन कॉल आ जाती है, इसलिए हो जाता है। तो ये कहीं पैटर्न तो नहीं बन गया कि जब भी हार हो तो हम ये कहते हैं और जब जीत हो तो ये हो, ये ऐसा तो नहीं बन गया ये बयान खुर्रम दस्तगीर साहब? जी देखिए, पैटर्न तो आज तो नहीं बना ना जी, पैटर्न तो 2017 से चल रहा है, जब नवाज शरीफ को सिर्फ 2.5 लाख तनख्वाह जो उन्होंने ली भी नहीं थी, उसको जबरदस्ती असासा डिक्लेयर करके ताहयात नाअहल कर दिया गया। पैटर्न उस वक्त से चल रहा है। जिस तरह जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का के गिर्द घेरा तंग किया गया, उनके सेनेटर से निशान तक छीन लिया गया 2018 के इंतखाबात में, तो ये एक लंबी कहानी है जिसमें आपने देखा है, जिसमें एहतसाब नामी जो इंतकाम था असल में, जिसमें दर्जनों हमारे लोगों को 20-20 महीने जेलों में डाला गया, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं हुकूमत ला सकी, लिहाजा उनको अदालतों को रिहा करना पड़ा। ये पूरी कहानी है। इस दफा जो फोन कॉल आप लोगों ने बोला था इस मिनी बजट के पैसेज में, ये तो आपने बोला ना कि अलाइड पार्टीज यानी एमक्यूएम, पीएमएलक्यू, इन लोगों को आई हैं, आप लोगों को नहीं आई ऑपोजिशन को, तो ये वैसे भी आप समझाएं मुझे कि अगर ये पॉलिटिक्स, अगर आपको सपोर्ट करते हैं या नून लीग को या पीपल्स या आप लोगों को सपोर्ट करते हैं इस वोट पे, तो इनको आप बदले में क्या दे सकते थे? ये कोलिशन पार्टनर क्यों पीटीआई की हुकूमत छोड़ देते हैं? इनको वजारतें मिली हुई हैं, इनके पास सब कुछ है, तो क्यों छोड़ के या आपको सपोर्ट करते हैं इस बिल के ऊपर? सिर्फ फोन कॉल होता है या ये भी बहाना बना के आपको बोल देते हैं कि हमें फोन कॉल आ गई थी इसलिए हम आपको नहीं सपोर्ट कर सकते इस बिल पे? ये बात तो नहीं होती कहीं? जो हवारी जमातें हैं जी, इनके ऊपर प्रेशर वही है जो मेरे ऊपर प्रेशर है। हमारे वोटर जो हैं, जो 450 रुपए किलो घी नहीं खरीद सकते, वो 120 रुपए चीनी नहीं खरीद सकते, वो 38 रुपए यूनिट बिजली का बिल नहीं दे सकते, तो लिहाजा हर जब जमात के अरकान ने दोबारा पाकिस्तान के अवाम के सामने जाना है इंतखाबात में, तो ये जो हाकमियत का इमरानी जनाजा है ये इतना भारी हो गया है कि अब कंधा देने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो लिहाजा उस कंधे में ताकत देने के लिए वो टेलीफोन कॉल आती है, जिससे वो फिर कहते हैं अच्छा जी हम फिर उठा लेते हैं। लेकिन हर शख्स, हर जो मेंबर असेंबली है वो परेशान है कि उनके सामने फेस करना मुश्किल हो गया है। और जैसे आपने देखा कि हमें एक ऐसा इंतखाब हुआ खैबर पख्तूनख्वा में जिसमें उस तरह का दबाव नहीं था जो 2018 में हमें फेस करना पड़ा, तो पाकिस्तान के अवाम ने, जो अपोजिशन की जमातें थी, अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो उनको पीटीआई से 3 गुना से भी ज्यादा वोट दिए हैं खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाब में। हर ज़मीनी इंतखाब जो हो रहा है उसमें हालांकि रेगिंग की भी बड़ी कोशिश की है हुक्मरान जमात ने, प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा किया है, गोलियां चलाई हैं, लेकिन तमाम जो वन आफ्टर दी अदर तमाम सूबों में, सवाए एक जो केपी में वो जीते हैं कौमी असेंबली की सीट, जो 13 में से 11 ज़मीनी इंतखाबात हैं वो अपोजिशन ने जीते हैं। तो जहां भी एक अवाम, आप ये कह रहे हैं कि वो जो इत्तेहादी जमातें, उन्हें कंसर्न जरूर है कि वो अवाम को फेस किस तरह करेंगे, लेकिन वो क्यों हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे? इसलिए कि उन्हें अवाम को फेस करना है, या वो वजारतें एंजॉय कर रहे हैं, उनके पास हुकूमत है, वो इस पर बैठे हुए गवर्नमेंट में, वो चाहे पंजाब में पीएमएलक्यू को सपोर्ट मिली हुई है, एमक्यूएम में वफाक में बैठी हुई है, तो वो क्यों दूसरी तरफ आएंगे, एक रास्ता चुनेंगे कि जिसमें मुश्किलात भी हों फजूल में, और वो कहें जी गवर्नमेंट के साथ हैं, मिल लें, तो क्या फिर
कौन आवाम की फिक्र करता है यहाँ पे? या वो आप लोगों को बोलते हैं अंदरूने खाना कि हमें आवाम की बड़ी फिक्र है और सामने कुछ और पीछे कुछ और करते हैं? नहीं, इसीलिए हमारा जो इस वक्त मेजर मकसद है सफान खान साहब, वो ये है कि जल्द अज जल्द मुल्क में साफ, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक इंतखाबात हों। यही इस मसले का हल है, जिसके अंदर जब गैर आइनी जो दबाव हैं मुख्तलिफ जमातों के ऊपर भी, जिसके जरिए उनको सपोर्ट भी किया जाता है, उनको वजारतें भी दिलाई जाती हैं, फिर वो परेशान भी होते हैं कि जी इस हुकूमत का प्रेशर हमारे ऊपर आएगा, लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत को और पाकिस्तान के अवाम की राय जो मुकद्दस है, उसको सही फॉर्म में हुकूमत बनाने के लिए जब इस्तेमाल किया जाएगा तो पाकिस्तान के मसले हल होंगे। हुकूमत बहुत कहती है आईएमएफ के प्रोग्राम में, मैं आपके नाजरीन को याद करा दूं, मुस्लिम लीग नून भी गई थी, गालिबन पाकिस्तान का वाहिद आईएमएफ प्रोग्राम है 2013 से 16 जिसमें हर साल महंगाई कम हुई और पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ी। तो अगर तो बेहतर लोग हों, बेहतर मैनेजमेंट करने वाले लोग हों, तो आईएमएफ का प्रोग्राम भी पाकिस्तान के अवाम के लिए कम महंगाई की नवीद लाता है, जीडीपी ग्रोथ की नवीद लाता है। लेकिन जब इस तरह के नायल और माफिया सरपरस्त हुक्मरान होंगे तो आईएमएफ तबाही होगी। और ये तबाही जो है जिसकी वजह से स्टेट बैंक का बिल पास हुआ है, कि आज नहीं थी, ये असल में 3 साल की जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की के खिलाफ फैसले किए गए हैं, वो फैसले आकर फिर साबित हुआ है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर गए माफा। लास्टली सर मुझे बताएं, ये आप अब इसको, क्योंकि आप लोगों ने कहा रिवर्स करेंगे अगर आप लोग आते हैं गवर्नमेंट में या आपके पास नंबर्स होते हैं ज्यादा, तो ये अब अभी क्या हिकमत अमली है मौजूदा सेनेट के अंदर, क्या आप लोगों की जमात की हिकमत अमली होगी और इसको अभी हम समझे अवाम की ये हो गया पास, जो होना है खुद मुख्तारी का जो भी मामलात हैं ये हो गया है, इट इज डन नाउ, ये हम समझें फिलहाल एटलीस्ट फॉर हाफ अ डिकेड या जितने जब तक आप जी हमारी इस वक्त तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं सेनेट में, जिसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी है सेनेट में कौमी असम्बली के मुकाबले में, तो वहाँ सबके साथ इस वक्त गुफ्तगू जारी है कि इस बिल को पूरी कोशिश की जाए कि ऐवान बाला में इसको डिसअप्रूव किया जाए, इसके खिलाफ वोट दिया जाए। और अगर ये कोशिश अभी कमेटी में है चूँकि बिल, तो कमेटी में कोशिश की जाएगी और फिर फ्लोर पर भी कोशिश की जाएगी कि ये जो पाकिस्तान की हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसी का बाजू काटने की साजिश है, इसको नाकाम बनाया जाए जमहूरी तरीके से ऐवान बाला। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम दस्तगीर साहब ने वक्त दिया, आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया। खुरम दस्तगीर साहब की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी कि मामलात हैं सियासी नौयत के, माशी नौयत के, इस बिल से मुतल्लिक जो एतराज़ात हैं, जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, लीगल लॉजिकल सवालात हैं, वो सारे जो उठ रहे हैं वो सारे आज हमने उठाए खुरम दस्तगीर साहब साथ। मेरे साथ ब्रेक के बाद डॉक्टर फरूख सलीम साहब होंगे। हुकूमत दावा कर रही है कि इससे महंगाई में इजाफा नहीं होगा, ये भी सवाल जानेंगे। फिर कोविड की सिचुएशन में दोबारा मईशत और सेहत दोनों आमने सामने आ गए, लोगों की जिंदगियां एक तरफ है, मईशत एक तरफ है, हुकूमत को क्या फैसला करना चाहिए, सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन स्टेट बैंक के बिल पे बात की हमने। खुरम दस्तगीर साहब जो इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट है नून लीग की तरफ से अपने एतराज़ात इस पर बता रहे थे। बहुत से अहम सवालात नाज़रीन उठ रहे हैं, जिस तरह माशी चैलेंजेस हैं। आज इंटरनेशनल मार्केट में आप तेल की कीमतें देखें, रुझान आपको नज़र आ रहा है, तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस मौजूद हैं। ऐसे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज जो आ चुका है वो ओमिक्रॉन का है। शायद इसको एस्टिमेट पहले जो किया जा रहा था कि ये वायरस इस तरह हर्ट नहीं करेगा पाकिस्तान को, जैसा पहले 4 वेव्स रही हैं, लेकिन जिस तरह कहा गया था कि बाय मिड फरवरी शायद 3-4 हज़ार केसेस हों, आज हमने देखा है तकरीबन 5,000 से केसेस एनसीओसी कहता है पाकिस्तान में हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये तो वो है जो कि टेस्टेड फिगर्स हैं, कितने हैं, ये मिसलीडिंग फिगर है ये, क्योंकि कितने लोगों को आप सुन रहे हैं कि फ्लू है, बुखार है। कराची शहर में तो ये अपने पूरी तरह से ग्रिप में ले चुका है। उसके साथ साथ हुकूमत मुसलसल दावा कर रही है कि मिनी बजट से महंगाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, या महंगाई इससे नहीं बढ़ेगी। ये दावा कितना मुज़ायका खेज़ है ये भी हम जानेंगे। डॉक्टर फरूख सलीम साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब मुझे ये पहले बताइएगा कि माशी एतबार से, सेहत के एतबार से तो मैंने डॉक्टर से काफ़ी पूछा है ये बारे में, माशी एतबार से क्या हुकूमत जो ये सोच रही है कि ये मईशत को झटका लग जाएगा अगर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो एक तरफ इंसानी सेहत है और एक तरफ मईशत है, तो गवर्नमेंट क्या ये जो डिले कर रही है ओमिक्रॉन की रिस्ट्रिक्शंस लगाने में, जो अब आलमी सतह पर काफी हद तक आ चुकी हैं, ये दुरुस्त है या इसका नुकसान ज्यादा होगा आपकी नजर में? सलमान साहब, रियली आपका सवाल जो है वो मेरी एक्सपर्टीज से बाहर की बात है जी। लेकिन तारीख कुछ ऐसी रही है पाकिस्तान के अंदर, पहली जो 4 वेव्स आई हैं उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ किया है या नहीं किया, क्रेडिट उनको चला जाता है।
वो नुकसान हमारी मईशत को नहीं पहुंचा जो दुनिया के और ममालिक में इस वबा के नतीजे में हुआ है। तो ये कहें कि हुकूमत ने कुछ किया इसके मामले में या नहीं, कोई साफ नज़र तो नहीं आता, लेकिन क्रेडिट हुकूमत को चला जाता। सही। और दूसरी बात डॉक्टर साहब ये बताएंगे, ये जो हुकूमत मुसलसल दावा कर रही है कि महंगाई पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आज तो बल्कि स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहे हैं उनके तर्जुमान वजारत खजाना के कि डिस्काउंट ऑफर कर दिया फला मसाले की कंपनी ने, ये कर दिया, किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं? कोई नई इंडेक्स बना रहे हैं, सीपीआई इंडेक्स, एसपीआई इंडेक्स के अलावा किस तरह जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, ये इन्फ्लेशन को स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं इसको डॉक्टर साहब? इरफान साहब, मेरा ख्याल है वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। देखिए, बड़ी दुख की बात है, अगर आप अभी प्रॉब्लम की जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों को जो प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि महंगाई हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बना है, अगर वो हुकूमत या हुकूमती तर्जुमान उसको रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो उसके खिलाफ कोई पॉलिसी तो बनाएंगे ही नहीं। पहला स्टेप ये होता है कि आप अपनी गलती माने, आप अपनी जिम्मेदारी माने, और उसके बाद फिर आप बैठ के कोई हिकमत अमली बनाएंगे। तो ये अवाम के लिए एक बड़ा क्लियर कट पैगाम है कि हुकूमत किसी किस्म की हिकमत अमली बनाने को तैयार नहीं है, जिसका मतलब ये है कि महंगाई रहेगी और मजीद और बोझ जो है आम आदमी के ऊपर वो बढ़ता चला जाएगा। देखिए, इतना कॉम्प्लेक्स मामला नहीं है। मैं मिनी बजट को बिल्कुल ही सिंपल अगर आप समझ लीजिए कि 3 उसके जो इम्पैक्ट हैं, 3 उसके जो बोझ हैं, जो असर है, वो तो बिल्कुल क्लियर है। देखिए, मशीनरी के ऊपर ड्यूटी लगाई गई है, इसका मतलब ये है कि हौसला शिकनी की जा रही है कि आप पाकिस्तान के अंदर मशीनरी लगाएं। तो आप सोचिए कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसमें ग्रोथ जो है वो कम होगी। दूसरा ये कि जो इम्पोर्टेड बीज हैं उनके ऊपर ड्यूटी लगा दी गई है, इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान पहुंचेगा। और तीसरा वो जो आपने कहा कि WOD के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, दालों के ऊपर टैक्स है, अद्वियात के ऊपर टैक्स है, इतनी बेशुमार चीज़ों के ऊपर टैक्स है, तो जाहिर बात है कि वो मैन्युफैक्चरर जो है वो टैक्स जो वो मुंतकिल करेगा आपके और मेरे ऊपर, इवेंचुअली तो कंज्यूमर ने पे करना है। तो महंगाई होगी, मजीद महंगाई होगी, महंगाई का एक नया तूफान हमारा दरवाजे खटखटा आ रहा है। मशीनरी के ऊपर टैक्स की वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ नीचे आएगी, बीज की वजह से आपकी इनपुट कॉस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान पहुंचाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया। इस हवाले से महंगाई पर क्या असर पड़ेगा आपने जाना डॉक्टर फरूख सलीम साहब से। नाज़रीन, आपका फीडबैक हमें होगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।